Hello students. So as we have discussed in our previous lectures, the crystal field splitting in octahedral complexes, in tetrahedral complexes and crystal field splitting in square planar complexes. ठीक है, तो ये सब हमने ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो लास्ट टॉपिक है आज इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, कि factors determining the magnitude of crystal field splitting ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से हो रही है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से हो रही है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से हो रही है। ठीक है, अब वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो वेरी करेगी, ठीक है, सेम नहीं रहेगी फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। वो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब वो डिफरेंट क्यों होगी, उस पर कौन कौन से फैक्टर जो है उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या एक्सप्लेन विच फैक्टर अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। अब आपको पता है किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स जो है मेटल के सराउंड में, वो लिगेंड्स क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट जो है वो लिगेंड्स हैं। अब उनका नेचर जो है वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। वो किस तरीके से, अब वो किस तरीके से कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा टेंडेंसी है लिगेंड की टू अप्रोच द मेटल आयन, ठीक है, जितने अच्छे से उनमें इंटरेक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। समझ रहे हो बात, कि वो लिगेंड जो बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे मेटल के साथ, ठीक है, उनमें जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर वो लिगेंड जो है वो अच्छे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है मेटल के साथ, तो उनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और वो जब अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होगी तो क्या करेंगे, वो लेसर क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और उन लिगेंड्स को हम क्या कहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। और वो लिगेंड जो मेटल के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है, और जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो लिगेंड बताएंगे, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है, मेटल के सराउंड में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब कम प्रोड्यूस होगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिटरमाइन करेगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को, ठीक है। तो अब जो है देयर इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक सीरीज है एक्सपेरिमेंटली ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूछा जाता है 1 मार्क में, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो है वो अरेंजमेंट किया गया है कि कौन से लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन से लिगेंड जो है वो वीक फील्ड है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अब उसके बाद है कि इन जनरल जो वेरिएशन है स्प्लिटिंग में, दैट इज मेनली ड्यू टू, अगर तो लिगेंड एक तो साइज पर भी डिपेंड करेगा फर्स्ट, ठीक है, कि अगर साइज क्या है, स्मॉल लिगेंड है, स्मॉल साइज है लिगेंड का, ठीक है, जो स्मॉल लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि स्मॉल है लिगेंड तो अच्छे से मेटल के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अगर तो है स्मॉल लिगेंड, फॉर एग्जांपल F नेगेटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव में से कौन सा स्मॉल है, F नेगेटिव स्मॉल है, तो ये जो है वो ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर होगा कि वो लिगेंड जो इजीली पोलराइजेबल है, ठीक है, इजीली पोलराइज करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तीसरा कि वो लिगेंड जिनमें ग्रेटर टेंडेंसी है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है,
तो वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे Cn नेगेटिव है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, NO2 नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की मैंने, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंजमेंट किया गया है लिगेंड्स का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर ये ऑर्डर आपने याद रखना है, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो ये है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का I नेगेटिव मेन लिखूंगी मैं, ठीक है। I नेगेटिव is less than Br negative, less than HCN negative, less than Cl negative, ठीक है, is less than F negative, less than OH negative, less than oxalate, ठीक है, oxalate is less than water, water is less than EDTA। तो इसके लिए लिगेंड्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है। Py pyridine is equivalent to, almost equivalent to NH3 ammonia, ammonia is less than 2, ene ethylene diamine is less than NO2 negative, NO2 negative is less than Cn negative, cyanide is less than carbonyl, CO carbonyl, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ हैलाइड्स आ गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक। फिर ये ऑक्सीजन डोनर्स आ गए, जिनमें क्या है, ऑक्सीजन है डोनर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या आ गए, यहाँ से क्या आ गए, नाइट्रोजन डोनर्स आ गए, ठीक है। फिर ये कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये कौन से होंगे, वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, वीक फील्ड, ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। और ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। इस साइड को क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, यानी कि जो ये वाले लिगेंड्स हैं जहाँ भी मेटल के साथ अटैच होंगे, इसका मतलब वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू द लिगेंड्स, टू द वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपने ये बताना है कि अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, ठीक है, और इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, या स्ट्रेंथ। दूसरा, या तो आपको ये लिगेंड्स दिए होंगे और अरेंजमेंट बोला होगा कि किसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये है फर्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। दूसरा जो फैक्टर आएगा, ये सीरीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, एज सच याद करनी है आपने। दूसरा जो फैक्टर है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉम्प्लेक्स लिखा है मैंने 2 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों में से चार्ज, कोबाल्ट, मेटल आयन पे चार्ज कितना है, यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये जो सारा चार्ज है वो किसका है, मेटल का है, ठीक है। तो यहाँ पर मेटल पे कितना है, +2 चार्ज है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, यहाँ पर कितनी है, +3, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उतनी ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी, जितनी ज़्यादा मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो क्या होगा, मेटल के लिगेंड के साथ जो मेटल है वो अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएगी। यही है यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, तो इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करेगी कि मेटल और लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो अगर बॉन्डिंग ज़्यादा है, अगर इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो आपने ध्यान रखना है, दूसरा फैक्टर जो है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ठीक है। अगर आपको 3-4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हों, लिगेंड सभी में सेम है, ठीक है, आपने चेक करना है कि
कि मेटल, फिर कौन सा फैक्टर ध्यान रखना है आपने कि कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी, राइट। तो दूसरा फैक्टर था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तीसरा जो फैक्टर है वो है टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल, टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। अब टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल की कौन सी टाइप, यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है। डी ऑर्बिटल की टाइप्स का मतलब है कि एक तो ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ना, ट्रांजिशन मेटल्स जो है। तो जो फर्स्ट सीरीज है उसमें कौन से ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है वहाँ पर कौन से 4D यूज हो रहे हैं, जो नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें कितने हैं 5D ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्रिस्टल फील्ड, ये तो क्या टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है, कि टाइप मतलब ट्रांजिशन सीरीज पर डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D ऑर्बिटल है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D और नेक्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 5D ऑर्बिटल है, राइट। तो अब जितने ज़्यादा यहाँ पर डी ऑर्बिटल साइज इंक्रीज हो गया तो डी ऑर्बिटल के साथ लिगेंड के साथ जो है वो इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होगी, यानी कि ये स्पेस में है, ये डी ऑर्बिटल स्पेस में है ना, तो स्पेस में यानी कि इनकी एक्सटेंशन हो गई, ये एक्सटेंड हो गई, इनके लोब जो है वो क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए। लोब्स अगर एक्सटेंड हो गए तो लिगेंड के साथ जो इंटरेक्शन है वो बहुत अच्छे से होगी, तो इसलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इन केस ऑफ 5D, इन केस ऑफ 4D, और सबसे लेस जो प्रोड्यूस होगी वो किस में हो रही है, 3D ऑर्बिटल में। सबसे लेस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी 3D ऑर्बिटल में। तो आपने ये भी चेक करना है, ठीक है, जब आपने चेक करना है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, तो कौन सा टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स में कौन से इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ फैक्टर जो है वो है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फोर्थ जो फैक्टर है वो है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स माने कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योमेट्री जो है वो किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो ये जो फैक्टर है ये डिटरमाइन करते हैं वेदर ये अफेक्ट करेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो कम होगी या ज़्यादा होगी या वो किस तरीके से वेरी करेगी, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या होती है, डिफरेंट ही होगी हमेशा, राइट, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स और ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की खास बात यही थी कि ये इस थ्योरी में जो हैं कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग तो है ही है उनमें, साथ में वो क्या करते हैं, कलर भी बताते हैं, स्पेक्ट्रा का क्या शो करते हैं, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस भी बताते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो मोस्टली जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो कलर शो करते हैं किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं दे विल शो कलर, ठीक है, वो क्या करते हैं, कलर जो है वो देते हैं। ये मेटल ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। तो अब कलर कैसे देंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या करते हैं कि जब भी उन पर रेडिएशंस पड़ती हैं वो जो है वो लाइट को, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कहाँ से करेंगे, विजिबल रीजन से, ठीक है, विजिबल रीजन से वो, और वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब, विजिबल रीजन से वो क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जब रेडिएशन को एब्जॉर्ब हुई है तो वो एमिट भी होंगी उसके बाद, ठीक है। तो जब वो रेडिएशन एमिट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं,
तो क्या होता है, वो कलर शो करती हैं, ठीक है। वो रेडिएशन जो इमिट होती है तो वो क्या शो करती है, कलर। उसी की वजह से हमें जो है वो कलर दिखता है। ये आपने जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी या आईआर पढ़ा होगा तब भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि मेटल जो सैंपल है, ठीक है, जब भी हम उसको स्टडी करते हैं तो उसके ऊपर रेडिएशन फॉल होती हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो ट्रांजिशन होती है वहाँ पर, उसके बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद वो लाइट एमिट करते हैं। जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं, ठीक है, तो वो रेडिएशन जो एमिटेड रेडिएशन हैं वो क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, ठीक है। तो रेडिएशन जो है वो एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। तो अब विजिबल रीजन, अब आपको पता है ना, स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो है वो रेडिएशंस है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो है वो भी आपको कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंजमेंट होती है, ठीक है, रेडिएशंस की। तो वो कितनी, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में दो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, T2G और EG। अब ये जो T2G और EG के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, वो बहुत कम है। T2G और EG में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, वेरी स्मॉल है। तो जब भी लाइट जो है, जो रेडिएशन है, जब भी, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है, ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो जब रेडिएशन जो है वो यहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो उन रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वो कितनी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स। जितना एनर्जी, क्योंकि उतनी एनर्जी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है, तो उतनी ही एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे। कितना एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दीज टू लेवल्स, उतनी ही एनर्जी की रेडिएशन को वो विजिबल रीजन से, उतनी ही लाइट को वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन, जो T2G ऑर्बिटल में, वो कहाँ चले गए, यहाँ ऊपर चले गए EG ऑर्बिटल में, ठीक है। EG ऑर्बिटल में जाने के बाद ये, इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, आपको पता होगा, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बताऊँ आपको, ये दो ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये वापस यहाँ आना चाहेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट h न्यू, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या शो होता है, कलर शो होगा, ठीक है। और हमेशा जब भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो भी एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, विजिबल रीजन से, जिस भी सपोज रेड लाइट अगर एब्जॉर्ब की है तो जब एमिट करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेंगे। जिस कलर को एब्जॉर्ब किया है उससे कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो अलग, उल्टा जो होगा, अपोजिट जो होगा कलर, उसको शो करेंगे ना। विबग्योर पढ़ा है ना, विबग्योर, ठीक है, जब ऐसे सर्कल बनाते हैं, आपको पता ही है विबग्योर का, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो एमिट जब लाइट होगी तो वो कौन सी होगी, रेड फॉर्म में एमिट होगी, रेड लाइट एमिट होगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही हमेशा एमिट होता है, हमेशा जो एब्जॉर्ब किया है उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही हमेशा एमिट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें, अगर टाइटेनियम, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल के d ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, D1 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, कहीं पर भी आएगा यहाँ पर, तो सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब इस पर रेडिएशन फॉल करवाएंगे विजिबल रीजन में से, ठीक है, जितना एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों लेवल के बीच में, उतनी लाइट की एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद रेडिएशन को एमिट करेगा, ठीक है। और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे वो डिपेंड करता है किस पे, E इज इक्वल टू h न्यू, विच इज इक्वल टू h न्यू किसके इक्वल है, c बाय लैम्डा के, ठीक है। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब की है। तो इसके लिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, जो अगर हम ड्रॉ करें, देखें स्पेक्ट्रम किसके लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके से मिलेगा हमें। यहाँ पर वेवलेंथ आ जाएगी, यहाँ पर
वेवलेंथ, नीचे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ये वेवलेंथ और ये एब्जॉर्बेंस, मोलर एब्जॉर्बेंस, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बेंस। तो जो ग्राफ मिलेगा ना हमें वो इस तरीके से एब्जॉर्ब, तो यानी कि यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, यहाँ पर ये जो पीक है ये शो करेगी कि इतनी एब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है। कितनी वेवलेंथ में वो यहाँ से पता चलेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी यूज़ की है जब हम यहाँ मिलाएंगे तो हमें यहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम जो है वो इतनी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 पर सेंटीमीटर है। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए बात हो रही है, ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रा शो किया है, ठीक है। और एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, E = n0hc/λ। n0 एवोगैड्रोस नंबर हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज जब हम ये पुट करेंगे, लैम्डा हमें पता है 5000 है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए, तो एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी आएगी E = 239 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो इतनी एनर्जी जो है इसको चाहिए है, इतनी एनर्जी यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन T2g ऑर्बिटल में, फिर जो है वो प्रमोट होंगे, ट्रांजिशंस होंगी, इसको ट्रांजिशंस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है इट लुक्स पर्पल, कौन सा कलर शो करता है, पर्पल। तो पर्पल कलर ये शो करता है, तो लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वाइट लाइट में से ग्रीन और येलो को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एमिट करेगा तो रेड और ब्लू एमिट करेगा, विच लुक्स लाइक पर्पल। ये पर्पल कलर शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है T2g और Eg के बीच में, अगर ये ज़्यादा होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, अफेक्ट करेगी, वेरी करेगी। तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन दीज टू लेवल्स, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी डिफरेंट होगी, और डिफरेंट जो है वो एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और डिफरेंट जो है वो कलर होंगे मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है। तो ये मेन यहाँ पर बात थी, ठीक है। उसके बाद है कलर ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट की अगर हम देखें कलर, ये इंपॉर्टेंट है, टाइटेनियम वाला जो एग्जाम्पल था, ठीक है, पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो इसका आपने ये स्पेक्ट्रा भी ड्रॉ करना है और साथ में एक्सप्लेन करना है आपने कि किस तरीके से कलर शो होता है। अब ये तो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो एक अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, पढ़ा होगा आपने ये कॉम्प्लेक्स, काफ़ी बार सुना भी होगा, इनऑर्गेनिक में है ना, शायद प्रिपरेशन भी की है आपने इसकी सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉपर है वो क्या है, चार्ज जो है वो कॉपर पे 2 पॉजिटिव है। जब कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके जो d ऑर्बिटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। तो d 9 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, बाकी सारे क्या है, पेयर्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। तो जो ये D9 सिस्टम है ये बिल्कुल D1 सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है। D9 जो है वो D1, ये आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपने इतना समझना है कि ये जो है वो इसकी तरह काम करेगा। D1 का एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है टाइटेनियम के केस में, है ना। तो ये जो है इसको हम होल फॉर्मुलिज्म कहते हैं, होल फॉर्मुलिज्म, ठीक है, कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग, यानी कि D10 में से D9 है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग है। ये एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक होल है, ठीक है। होल मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आने के लिए, पूरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको हमने होल कह दिया। तो ये जो होल है और इलेक्ट्रॉन है ये सेम तरीके से ही काम करते हैं। आपने शायद पढ़ा होगा, जब आपने क्या पढ़ा होगा, वो एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आपने पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर भी आई थी ये बात, इलेक्ट्रॉन और होल, पॉजिटिव होल जो है वो चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो यही बात है यहाँ पर भी कि ये होल है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो सेम वे में ही काम करेंगे ये यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, व्हेन इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट इट विल एमिट रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उसकी वजह से हमें कलर शो करेगा। तो ये विजिबल रीजन में से कौन सी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं,
विजिबल रीजन में से रेड लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, और जब एमिट करेंगे रेडिएशन इन द फॉर्म को, तो कौन सा कलर एमिट करेंगे? ब्लू लाइट, ब्लू लाइट। इसलिए जो है इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो क्या होता है? ब्लू होता है, ठीक है। तो ब्लू लाइट जो है वो एमिट करते हैं, रेड एब्जॉर्ब की ब्लू लाइट एमिट करेंगे, ठीक है। और अगर हम क्यूपरस को देखें, ये तो क्यूपरिक था ना, क्यूपरस की बात करें, Cu पॉजिटिव, ठीक है। Cu पॉजिटिव का मतलब D10 इलेक्ट्रॉन, D10 का मतलब है, अब जो जहाँ पर क्यूपरस आ रहा है उन सॉल्ट में जो कलर है वो क्या होगा? तो उनका कलर जो है वो वाइट होता है, वाइट ही कलर होता है, ठीक है। अब वाइट कलर क्यों है? कलर कोई और कलर क्यों नहीं शो करते? रीजन है बिकॉज डी जो ऑर्बिटल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से पेयर्ड है, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ट्रांजिशन कैसे होगी? जब ट्रांजिशन ही नहीं होगी तो लाइट कैसे एमिट होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं है, नो डी ट्रांजिशन, नो ट्रांजिशन, ठीक है। जब कोई भी ट्रांजिशंस नहीं होंगी डी ट्रांजिशन, तो ये कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड क्या होंगे? कलरलेस होंगे, कलरलेस यानी कि वाइट होंगे, कलरलेस कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो सारे के सारे सॉल्ट्स क्या होंगे? कलरलेस ही होंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो पूछा जाता है ये भी कि Zn2 पॉजिटिव है, ये बताओ कलर होगा या नहीं होगा, या Zn2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव में से कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर्ड बनाएंगे, कौन से कलरलेस होंगे? तो आप बता सकते हो, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ तो था कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। तो अगर हम बात करें एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की, कि सिर्फ अगर हम ये कॉपर सल्फेट का कलर देखें तो इस कॉपर सल्फेट का जो कलर है, सिर्फ कॉपर, सिंपल कॉपर सल्फेट की बात करें तो यहाँ D9 इलेक्ट्रॉन है, D9 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी, यानी कि एक अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, बट फिर भी ये जो कंपाउंड है वो क्या है? कलरलेस है। इस टाइप के कंपाउंड जो है वो क्या है? कलरलेस है। कलरलेस क्यों है अब? बट जबकि एक इलेक्ट्रॉन है भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है भी है कि ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट स्टिल दे आर कलरलेस। अब वो क्यों है? क्योंकि इसके सराउंड में या मेटल के सराउंड में कोई भी लिगेंड फील्ड, लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड नहीं है, तो क्रिस्टल फील्ड जब लिगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड जो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, क्रिस्टल फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इसमें जितने भी ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, उन सभी की एनर्जी क्या है? सेम है। जब उन सभी की एनर्जी सेम है तो ट्रांजिशन कहाँ पर होगी? यहाँ पर तो एनर्जी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं ना डी ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर इस केस में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो लिगेंड, देयर इज नो क्रिस्टल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड, hence there is no transition possible, and that's why this type of complex is colorless, this salt is colorless, ठीक है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हमें क्या शो करते हैं? कलर। आपने ध्यान रखना है जहाँ पर कंप्लीट है ना कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पर क्या होगा? वो कंपाउंड कलरलेस होंगे, व्हाइट कलर देंगे, बिकॉज वहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इनकम्प्लीट एक्सेप्शन सिर्फ ये है, ठीक है। इनकम्प्लीट जो होंगे वो क्या करेंगे? मेटल कॉम्प्लेक्सेस इनकम्प्लीट, जहाँ पर डी ऑर्बिटल है वो क्या होंगे? ट्रांजिशंस होंगे वहाँ पर, और वो कलर शो करेंगे कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था, ये आपने पढ़ लिया कि किस तरीके से मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलर शो करते हैं, बॉन्डिंग किस तरीके से है, ठीक है। तो बिसाइड्स the assumptions, beside the successful of this theory, there are certain limitations of this theory, ठीक है। इसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी आई थी, ठीक है। इसके बाद लिगेंड, ये तो क्रिस्टल फील्ड थी ना, फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी आई थी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी? पहली तो ये थी कि यहाँ पर बात सिर्फ डी ऑर्बिटल की हो रही है ना, मेटल के कौन से? डी ऑर्बिटल को ही कंसीडर किया जा रहा है, एस और पी ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं हो रही है, उनको कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। तो दिस इज द वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी। दूसरा क्या है कि सिर्फ आयनिक करेक्टर को ही कंसीडर किया गया, जबकि क्या होता है? कोवलेंट करेक्टर भी होता है, ठीक है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कोवलेंट करेक्टर भी है, लेकिन क्या कहा इस थ्योरी ने कि सिर्फ क्या है वहाँ पर? आयनिक करेक्टर है, ठीक है। तीसरी
जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि मल्टीपल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं किया कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, कि मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल है मेटल और लिगेंड्स के बीच में, यानी कि लिगेंड जो है वो वापस डोनेट कर सकते हैं तो पाई बॉन्ड बनाएंगे लिगेंड और मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नहीं कंसीडर किया गया। ठीक है, तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड को नहीं एक्सप्लेन किया गया कि OH नेगेटिव है और अगर वाटर है तो ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, ऐसा क्यों है। ठीक है, कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, ये इस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, और भी चार्ज ट्रांसफर बैंड जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए। ठीक है, तो अब क्या है, ये दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट आएगा कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो आपने खुद कर लेना है, वो सिंपल है। जब आपने इसको पढ़ लिया, वैलेंस बॉन्ड पढ़ लिया, तो वो आपने खुद कर लेना है कि क्या कंपैरिजन है दोनों के बीच में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो वो इजी है, वो आप खुद कर लेना। ठीक है, तो हियर दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर 1। आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया है। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे आकर के कभी भी पूछ सकते हो या आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।